Hello students, today we will discuss NTA JEE Main Test 71 Chemistry Solution. We will start from question number 1. Which of the following statement is true? SbF4 minus and SF4 are isostructural. अगर हम बात करें SbF4 माइनस की तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हम क्लेम करेंगे वो sp3d होगा और SF4 का भी sp3d होगा और दोनों का जो शेप होगा वो सीसॉ शेप होगा, तो दोनों आइसोस्ट्रक्चरल। ये फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है ना। सेकंड स्टेटमेंट है IOF5 द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इज sp3d2। तो IOF5 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा जिसमें इसका स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d2, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है डबल बॉन्ड्स इन SOF4 एंड XCO3F2 इज ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ देयर। तो SF4 का SOF4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जो डबल बॉन्ड होता है वो इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, और जो XCO3F2 होता है जो कि ट्रायंगुलर बायपिरामिडल होता है, उसमें भी जो ऑक्सीजन होते हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। Mz एटॉमिक नंबर, M मॉलिक्यूलर मास, E गैस से B गैस की तरफ जा रहा है, अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। सो विल फॉर्म हीलियम गैस बाय ट्रैपिंग इलेक्ट्रॉन। द रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स स्टार्टिंग विद 1 मोल ऑफ A in 1 liter closed flask at 27 degree Celsius pressure developed after 2 half life। 2 half life पूछ रहा है वो। 1 मोल है, 1 लीटर का फ्लास्क है, 27 डिग्री प्रेशर है, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, प्रेशर हमें निकालना है। प्रेशर डेवलप्ड आफ्टर 2 हाफ लाइफ इज अप्रॉक्सीमेटली। तो हम सबसे पहले इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि AZM ये गैसियस फेस में है और ये कन्वर्ट हो रहा है बी गैस में, और मॉलिक्यूलर मास 8 से कम हो रहा है और जो एटॉमिक नंबर वो 4 से कम हो रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मोल्स ऑफ हीलियम, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, और ये गैसियस फेस, ठीक है। अब ये कहना चाह रहा है हमारे को कि द रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स 1 मोल ऑफ ए लिया, तो एक हाफ लाइफ के बाद ए कितना रह जाएगा, हाफ रह जाएगा, ये भी हाफ रह जाएगा और ये 1 बनेगा क्योंकि इसके 1 मोल ऑफ ए से 2 मोल्स ऑफ हीलियम बन रहे हैं, ठीक है। और सेकेंड हाफ लाइफ में ये कितना रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा, और ये कितना बनेगा 1/2 प्लस 1/4, और ये कितना बनेगा 1 प्लस 1/2 सेकेंड हाफ लाइफ के अंदर। तो टोटल मोल्स जो हमारे पास आ जाएंगे वो आ जाएंगे 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1 प्लस 1/2, जो कि इक्वल आ जाएगा किसके, 5/2 के। फिर अपन अप्लाई कर लेंगे PV इज इक्वल टू nRT। P हमें निकालना है, वॉल्यूम कितना गिवन है, 1 लीटर गिवन है अपने को, ठीक है ना, और नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 5/2, R कितना हो जाएगा 0.082, और टेम्परेचर हमें गिवन है कितना 300 केल्विन, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास जो प्रेशर है वो हो जाएगा 5/2 इंटू 0.082 इंटू 300। इसको अपन हटाएंगे, नीचे 1 2 3, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है, 2 4 जाए 2 1 जा 1, तो ये अपने पास जाएगा कितना इंटू 5/10, ये आ जाएगा 61.5 ATM, जो कि अपना सी ऑप्शन है, ठीक है ना। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद ये हाफ रह जाएगा और इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बना है तो ये भी हाफ बन जाएगा, और 2 बन रहा है तो 1 हो जाएगा। सेकेंड हाफ लाइफ में 1/4 और इसका 1/4 बनेगा तो 1/2 में ऐड कर दिया, उसका 1 प्लस 1/2 हो गया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। H माइनस ऑलवेज एक्ट एज। H माइनस हमेशा किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है, बट हमेशा तो किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा। H माइनस कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल बट ऑलवेज एक्ट एज ए बेस। H माइनस जो होता है ना वो आइडियल होता है किससे इंटरेक्शन करने के लिए, जो दूसरा HX का मॉलिक्यूल है उसके सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ओवरलैप करने के लिए। अगर हम बात करें न्यूक्लियोफाइल की तो अपना पेयर कार्बन को डोनेट करेगा, तो कार्बन का जो पाई एंटी बॉन्डिंग 2p ऑर्बिटल होगा वो मोर डिफ्यूज होगा,
इसलिए H माइनस जो होता है वो हमेशा किसकी तरह एक्ट कर सकता है, बेस की तरह। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं H माइनस एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल बट ऑलवेज एक्ट एज ए बेस। H माइनस आइडियल टू इंटरेक्ट with sigma antimony molecular orbital of Hx. X can be any atom, ठीक है, but much small to interact easily with carbon which has more diffuse pi antimony 2p orbital, क्योंकि अगर न्यूक्लियोफाइल हो तो कार्बन पे अटैक करेगा और उसका जो पाई एंटीमॉनी 2p ऑर्बिटल होगा जिसमें कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करेगा वो बहुत डिफ्यूज होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बेस। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमें गिवन है एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर in a vessel of capacity 100 liter contains 1 mole of N2, 2 mole of O2 and 3 mole of NO. Find number of moles of O2 to be added so that at the new equilibrium the concentration of NO is 0.04 mole per liter. तो न्यू इक्विलिब्रियम के अंदर भी जो केसी है वो तो चेंज होगा नहीं, तो आप पहले इक्वेशन लिख सकते हो N2 प्लस O2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ NO, और इक्विलिब्रियम पे इसके 1 मोल है, इसके 2 मोल है, इसके 3 मोल है, ठीक है। तो जो के सी की वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे वो हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1। ये मोल्स है, मोलैरिटी पुट करते हैं बट वॉल्यूम सेम है, तो आप चाहें तो ऐसे भी करेंगे, तो मैंने आप ऐसे लिख सकते हैं 3 अपॉन 100 इंटू 3 अपॉन 100 अपॉन 1/100 इंटू 2/100, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये अपने पास के सी कितना आ गया 3/2। अब हम बात करते हैं नए इक्विलिब्रियम इक्वेशन की, उसको वापस से लिखते हैं N2 प्लस O2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ NO, ठीक है। अब नया इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने के लिए कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 टू बी एडेड सो दैट एट न्यू इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ NO इज 0.04 मोल पर लीटर, ठीक है। तो न्यू इक्विलिब्रियम इसी में एस्टेब्लिश करना है, इसका 1 मोल था, 1 में से माना अपन ने कितने मोल्स निकल गए Z, O2 के कितने मोल्स थे 2 मोल्स थे, और हमें इसमें Y मोल्स ऑफ O2 ऐड करने पड़ गए, और Z इसमें से निकलेंगे, तभी उधर क्या फॉर्म होगा 2 मोल्स ऑफ Z प्लस 3, क्योंकि 3 मोल्स थे किसके NO के। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है क्या 2Z प्लस 3 इज इक्वल टू 0.04 मोल पर लीटर है, तो हमें चाहिए 100 लीटर के अंदर, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 होते ही जो Z की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 1/2, तो Z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1/2 आ गई। अब हम KC का एक्सप्रेशन निकालें, इस इक्वेशन की KC का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, KC तो ऊपर वाली इक्वेशन से आ गया 9/2 क्योंकि वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, और ये हो जाएगा 2Z प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस Z, और ये हो जाएगा अपने पास 2 प्लस Y माइनस Z। तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो Z की वैल्यू कितनी हाफ, जब आप Z की वैल्यू हाफ पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा 9/2 इज इक्वल टू 16 इंटू 2 अपॉन 3/2 प्लस Y, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना 9/64 और इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 प्लस 2Y। तो इसको अपन आगे सॉर्ट आउट जब करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास कितना 27 प्लस 18Y इज इक्वल टू 128, तो ये हो जाएगा 18Y इज इक्वल टू 101, और ये हो जाएगा Y इज इक्वल टू 101 अपॉन 18। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा A हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, हाइड्रोलाइसिस ऑफ 1 मोल ऑफ परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड विल प्रोड्यूस। परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है H2SO8, अगर आप इसमें वाटर ऐड करोगे तो 1 मोल तो आपको H2SO4 का मिलेगा और 1 मोल मिलेगा कैरो एसिड का, जिसको हम बोलते हैं परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड कैरो एसिड को, ये कैरो एसिड है और इसको परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा C 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, बेस्ड ऑन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा इज इक्वल टू -Q, नहीं, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा भी 0 हो जाएगा, ठीक है।
तो डेल्टा ई जो होगा ना वो किसके इक्वल होगा, क्यू के इक्वल होगा, ना कि माइनस क्यू के इक्वल होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा ई जो होगा किसके इक्वल होगा, डब्ल्यू के, ना कि माइनस डब्ल्यू के। सी की बात करें फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा टी जीरो हो गया, डेल्टा ई भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो क्यू किसके इक्वल आ गया, माइनस डब्ल्यू के। और साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्यू किसके इक्वल होता है, माइनस डब्ल्यू के, क्योंकि डेल्टा ई क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D6 का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। FeO4 2-, यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन एसिड कितनी है, +6 है, +3, +2 और 0। ठीक है, और हमें निकालना किसका है, Fe6+ से Fe2+ का। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम इस तरीके से पहले इक्वेशन फ्रेम आउट कर लें। Fe6+ कन्वर्ट हो रहा है Fe3+ में, ये कन्वर्ट हो रहा है Fe2+ में, और ये कन्वर्ट हो रहा है Fe में। इसका जो E0 हमें गिवन है वो कितना गिवन है, 2.20 वोल्ट, और इसका हमें E0 जो गिवन है वो गिवन है 0.77 वोल्ट, और इसका जो E0 हमें गिवन है इस कन्वर्जन का वो गिवन है 0.445 वोल्ट माइनस का। ठीक है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, Fe6+ से Fe2+ का हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमने एक इक्वेशन लिखी, Fe6+ +3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe3+, और एक इक्वेशन लिखी अपन ने Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2+। दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया, Fe6+ +4 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2+। डेल्टा जी लगा यहाँ पे -NFe, 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, F और E कितना है 2.20, और इसका आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है 1 फैरेड, और ये आ जाएगा 0.77। ठीक है, तो ये हमारे पास इस इक्वेशन का आ जाएगा कितना, -7.37F। जब इसको इक्वेट कर देंगे -NFe, इस इक्वेशन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, 4F, और E0 हमें कैलकुलेट करना है, और एक इसके इक्वल रख देंगे 7.37F के। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, E0 = 7.37/4 विच इज़ इक्वल टू 1.84 वोल्ट, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, A। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे मिस है, क्वेश्चन नंबर 8, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते पहले। कंसीडर द 2 रिएक्शन हैविंग सेम ऑरेनियस फैक्टर A बट डिफरेंट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है, A to B के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम है और C to D के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या ज़्यादा है। बोथ आर एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। इफ टेम्परेचर ऑफ बोथ रिएक्शन इज इंक्रीज स्लाइटली इन सच ए वे दैट चेंज इन टेम्परेचर इन बोथ केसेज इज सेम, then choose the correct option. The second reaction is faster. The second reaction is more sensitive towards temperature variation. सही बात है, क्योंकि ln K2/K1 जो होगा वो EA के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। So if the temperature increases, then rate of reaction having more activation energy increases more sharply. So the second reaction is more सेंसिटिव टूवर्ड्स टेम्परेचर वेरिएशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इसमें मिस प्रिंट है, यहाँ पे ये सी नहीं है, इधर सी है, इधर सी है, बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो टोटल कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो और 2 पे और 4 पे डाइन है, तो हेक्साडाइन तो सब में ही है, 2 और 4 पे है। और फिर पहला वाला जो डबल बॉन्ड है 2 वाला वो तो जेड है, और जो चौथा वाला है वो ई है, तो 2Z4E। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10th का डी हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 11th का। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट गिव केनिया, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो वो केनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। किसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट गिव केनिजारो रिएक्शन, ये दे देगा केनिजारो रिएक्शन, ये भी दे देगा और ये भी दे देगा। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है,
इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बट 3 क्लोरीन है, तो ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा NaOH के साथ क्लोरल जो होता है, ठीक है ना। ये कौन सी रिएक्शन देगा? हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। हेलो फॉर्म रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है CCl3CHO, आगे फिर कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरोफॉर्म में और एक फॉर्मेट आयन बन जाएगा सोडियम फॉर्मेट। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। इन ए सॉलिड ऑक्साइड आयन आर अरेंज इन CCP एरे, यानी 4 हो गए। ए ऑक्यूपाई 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, ए कहाँ पर है? 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड यानी 8, और बी जो है 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो कि अपने कितने 4 CCP पैटर्न के अंदर, तो ये हो जाएगा अपने पास 4/3, ये भी कितना हो गया 4/3, और ये कितना हो गया 4, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 4 और ये 12, तो 1 1 3, A1B1O3, A1B1O3 यानी ऑप्शन क्या हो गया? ए। 12 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। एस्पिन इज एन एसिटाइलेशन प्रोडक्ट ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड क्या होता है जो कि कोलबे रिएक्शन के अंदर हमें ऑब्टेन होता है? OH और COOH, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और तो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, यानी इसका आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। फिनाइल एसिटाइलिन और ट्रीटमेंट विथ। फिनाइल एसिटाइलिन क्या होता है? PHC ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका अगर आप हाइड्रेशन करोगे तो यहाँ पे आपको पहले इंटरमीडिएट मिलेगा PHCOH डबल बॉन्ड, इसका इनोलाइजेशन कराओगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा PHC डबल बॉन्ड ओ CH3 यानी एसीटोफिनॉन। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं एसीटोफिनॉन। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। द आयंस प्रेजेंट इन एल्यूमिनियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड एंड मैग्नीशियम कार्बाइड। तो एल्यूमिनियम के ऊपर 3+, तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर 4- हो जाएगा, यहाँ पे Ca के ऊपर 2+, तो यहाँ पे C2 हो जाएगा, और यहाँ पे C3 और Mg 2 हैं तो 4+ होगा, तो यहाँ पे 4- हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ए। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। इफ़ 200 ml ऑफ 0.031 मोलर सोल्यूशन ऑफ H2SO4 are added to 84 ml ऑफ 0.150 मोलैरिटी ऑफ KOH सोल्यूशन, ठीक है, व्हाट इज़ द pH ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? मिलीमोल्स। तो मिलीमोल्स ऑफ H+, कैसे निकालोगे आप? आपके पास मोलैरिटी कितनी है? 0.031, वॉल्यूम आपका कितना है? 200 ml में आएगा, क्योंकि मिलीमोल्स निकालो, 2 से मल्टीप्लाई करो, सिंस 1 मोल ऑफ H2SO4 कंटेन्स 2 मोल्स ऑफ H+, तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे? 12.4। ऐसे ही हम मिलीमोल्स निकालेंगे किसके? OH- के। मोलैरिटी कितनी है? 0.150, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 84 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 12.6। तो 0.2 मोल्स बच गए किसके? 0.2 मिलीमोल्स बच गए किसके? OH- के, ठीक है। अब इसकी मोलैरिटी निकाल लेते हैं अपन OH- की। कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम टोटल कितना हो गया? 200 + 84, 284, तो ये मोलैरिटी आ गई 7 × 10⁻⁻⁴ कैपिटल M। अब यहाँ पे किसका फॉर्मूला पुट कर दें? POH का, तो नेगेटिव लॉग ऑफ क्या आ जाएगा? OH-, नेगेटिव लॉग ऑफ OH-, तो नेगेटिव लॉग ऑफ 7 × 10⁻⁴, तो ये 4 log 10, log 10 बन जाएगा, 4 में से log 7 की वैल्यू माइनस करी तो ये जाएगा हमारे पास कितना? 3.15। तो pH कितना आ जाएगा? 14 में से माइनस कर दिया 10.85, हमसे pH ही पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद बात करते हैं हम 17th का। 17th है ट्रांस पे एंटी एडिशन होगा, तो यहाँ पे तो मीज़ो बन जाएगा, CH3 Br H और H। वैसे एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, दो नहीं लिखने चाहिए क्योंकि M और N तो आइडेंटिकल है। इसको अगर आप 180 से रोटेट करोगे M को, तो N ऑप्टेन हो जाएगा, तो M और N लिख के नहीं देनी चाहिए, दोनों एक ही प्रोडक्ट हैं। और यहाँ पे बनेगा क्या? रेसिमिक मिक्सचर। सिस पे अगर एंटी एडिशन होगा तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो ये होगा, CH3 Br H और H, और एक इसकी मिरर इमेज बनेगी। अब करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। M का O से और N का P से 2 पेयर्स ऑफ डायस्टेरियोमर, सही बात है, करेक्ट ही पूछा है।
ब्रोमिनेशन प्रोसीड थ्रू सिस एडिशन इन बोथ, नो, एंटी एडिशन होगा दोनों में। ओ एन पी आर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, नो। एम एंड ओ, एन एंड पी आर टू पेयर्स ऑफ एनेंशियोमर डाइस्टीरियोमर, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 18 की। नाइट्रोबेंजीन का अपन ने ब्रोमिनेशन किया तो ब्रोमीन कहाँ पे आके लग जाएगा, मेटा पे। फिर आपने रिडक्शन कराया तो Q क्या बन जाएगा, NH2, और मेटा पे क्या आ गया Br। फिर R क्या हो जाएगा, BDC बन जाएगा, N2 प्लस और Cl माइनस, और फिर सैंडमेयर रिएक्शन कराई, N2 प्लस Cl माइनस किससे रिप्लेस हो जाएगा, Cl से। तो देखो आप कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या होगा, 3 मेंबर रिंग है इपॉक्साइड की, पहले वो ओपन होगी, ठीक है ना। तो 3 मेंबर रिंग ओपन होगी सबसे पहले, तो देखिए किस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। पहले तो ये O प्रोटोनेट होगा, फिर इसके ऊपर अटैक होगा किसका, H2O का। तो देखिए किस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, इसको अपन कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे कार्बोकेटाइन, यहाँ पे OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये एज इट इज़। फिर ये डबल बॉन्ड इसको लेने के लिए जाएगा, तो देखिए क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे ये इस तरीके से फॉर्म हो गया, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पे क्या बन गया, ये OH फॉर्म हो गया। फिर माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से ऑब्टेन होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH। तो देखिए कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, आई थिंक सो फर्स्ट ऑप्शन ही लग रहा है मेरे को, तो फर्स्ट ऑप्शन ही है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 6 मेंबरिंग बनेगी, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। 2 elements X and Y forms compound having molecular formula XY2 and XY4, both are non-electrolytes. When dissolved in 20 gram of benzene, 1 gram of XY2 lower the freezing point by 2.3 degrees Celsius, whereas 1 gram of XY4 lower the freezing point by 1.3 degrees Celsius. Molar depression constant for benzene is 5.1, thus atomic mass of X and Y respectively are। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं XY2 का डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KFM। नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो आयोटा आप हटा सकते हो, तो जाएगा 2.3 KF 5.1 की बने, और मोलैलिटी है तो 1 ग्राम है। नीचे मॉलिकुलर मास हमें फाइंड आउट करना है किसका, XY2 का, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 20 इंटू 1000। तो यहाँ पे जो मॉलिकुलर मास आएगा किसका, MXY2 का, वो मॉलिकुलर मास कितना आ जाएगा, 110.87। ऐसे अपन अप्लाई करेंगे किसके लिए, XY4 के लिए, KFM। तो ये हमारे 2.3 वो हो रहा था कितने से डिप्रेशन, 1.3 से। KF सेम है, मोलैलिटी 1 ग्राम ही है, मोलैलिटी मास ऑफ सल्यूट, तो MXY4 हो जाएगा, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी यहाँ भी 20, और ऊपर कितना आ जाएगा 1000, इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जो मॉलिकुलर मास आएगा XY4 का वो आ जाएगा 196.15, ठीक है। अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो एटॉमिक मास है किसका, X का, वो तो मान लो A, और जो एटॉमिक मास है किसका, Y का, उसको अपन मान लेते हैं क्या, B। तो A प्लस 2B जो होगा, जो कि XY2 है, वो किसके इक्वल होगा, 110.87 के, और जो A प्लस 4B होगा वो किसके इक्वल होगा, 196.15 के। माइनस कर दें इसको, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जाएगा -2B इज इक्वल टू -85.98। तो B हमारे पास कितना आ जाएगा, B आ जाएगा 42.99, ठीक है। अब इसको अपन एक इक्वेशन में पुट करके A भी कैलकुलेट कर सकते हैं। A प्लस 2B कितना है, 110.87, तो 2B की वैल्यू कितनी है, 85.98, तो 110.87, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 110.87 माइनस
85.98, तो यह आ जाएगा 24.89 नियर अबाउट। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है? 25 और 42, सी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 हमें गिवन है द वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज इज गिवन एज द रेडियस फॉर नोडल सरफेस फॉर He प्लस आयन इन एंगस्ट्रोम। तो नोडल सरफेस तो वो सरफेस है जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है, तो नोडल सरफेस पे जो साई होगा वो कितना हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो ये जो टर्म है वो किसके इक्वल होगी? ज़ीरो के। तो 2 माइनस जेड आर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इक्वल टू जेड आर हो गया, तो 2 बाय जेड जो कि किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो कब आएगा? जब जेड के लिए आप क्या पुट करोगे? 2 पुट करोगे। तो 2 बाई 2 कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? आर की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे जेड अपन ने 2 पुट क्यों किया है? क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 2 है। जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 2 है। किसका? हीलियम का। तो 2 बाई 2 कितना आ गया? 1 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है प्लेटिनम का, और जब भी ऐसे कॉम्प्लेक्सेस आते हैं उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने पड़ते हैं, और चारों डिफरेंट है ए बी सी डी। तो एक बार ए के 180 पे आप डी को रख लें, एक बार ए के 180 पे आप सी को रख लें, और एक बार ए के 180 पे आप डी को रख लें। तो 3 इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, और ये तीनों के तीनों अकायरल होंगे क्योंकि इनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। तो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके पॉसिबल होंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। 0.7 ग्राम ऑफ Na2CO3.X(H2) were dissolved in water and the volume was made to 100 ml. 20 ml of this solution required 19.8 ml of N/10 HCl for complete neutralization. ठीक है, the value of X, report your answer by rounding it up to nearest whole number. ठीक है, तो 19.8 of N/10 HCl for complete neutralization। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? मिली इक्विवेलेंट निकालेंगे किसके? Na2CO3, ठीक है ना, डॉट X(H2) हो गए। तो वो किसके इक्वल आ जाएंगे? 19.8 इंटू 1/10। ये आएंगे किस में? इन 20 ml में, क्योंकि 20 ml से न्यूट्रल, यहाँ पे 100 ml किया हुआ है तो इसका 5 टाइम्स करना पड़ेगा। तो 400 ml के लिए क्या हो जाएगा? 5 इंटू 19.8 इंटू 1/10। ये मिली इक्विवेलेंट्स आ गए। ठीक है ना, ये हमारे पास जो टर्म आई है वो किसके इक्वल आ गई है? मिली इक्विवेलेंट्स के इक्वल आ गई है। तो आप इसको लिख सकते हो 19.8/2, 19.8/2। अब मिली इक्विवेलेंट्स किसके इक्वल होंगे? 0.7 तो ग्राम हो गए Na2CO3 के। इसका इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल होगा? m/2 के इक्वल होगा, इंटू 1000 कर दो क्योंकि मिली इक्विवेलेंट है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो m की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? नियर अबाउट 141.41। ये मॉलिक्यूलर मास आ गया। और Na2CO3.X(H2) की अगर अपन बात करें तो इसको अपन लिख सकते हैं 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16 और प्लस 18x इज इक्वल टू 141.41। तो x के लिए नियर अबाउट कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हम बात करते हैं 24 की। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इसके कितने मोल्स रिएक्शन करेंगे? तो 2 मोल्स तो एसिड क्लोराइड के लिए, इधर भी 2 मोल्स, 1 मोल SH के लिए, 1 मोल OH के लिए, 2 2 4 6 6 मोल्स रिक्वायर्ड है किसके लिए? ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से रिएक्शन करने के लिए। लास्ट एंड फाइनल है C12H16 है। ठीक है, जिंक से रिएक्शन कराई है और ओजोनोलाइसिस करा के ये प्रोडक्ट गिवन है। व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ द कंपाउंड? 2 मोल्स तो किसके मिल रहे हैं? एसीटोन के। तो एसीटोन के मोल्स मिले ओजोनोलाइसिस करने पर। तो आप कुछ ऐसा सोच सकते हैं पहले तो, फिर आपने इसको कुछ इस फॉर्मेट में ड्रॉ कर लिया। जब आप इसका ओजोनोलाइसिस करोगे तो यहाँ से O, 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 यहाँ से O और यहाँ से O, यहाँ से O। तो 2 मोल्स तो आपको इसके मिल जाएंगे, किसके?
COOH, C डबल बॉन्ड O, COOH, और 2 मोल से आपको किसके मिल जाएंगे, एसीटोन के। तो इसमें अपने को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछा है, तो कितने डबल बॉन्ड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, 1 2 3 4 और एक रिंग 5। यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये था अपना जेई मेन का जेई मेन का एनटीए का अभ्यास टेस्ट 71 का केमिस्ट्री सॉल्यूशन। और 80 above is a very good score in this paper and above 90 is excellent score in this paper। ठीक है, थैंक यू।